प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या है EL 301 के अंतर्गत चैप्टर सेकंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। इसमें है आज का टॉपिक स्क्वायर वेव टेस्टिंग ऑफ एन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको हम स्क्वायर वेव की सहायता से टेस्ट करते हैं। स्क्वायर वेव टेस्टिंग ऑफ एन एम्पलीफायर। फर्स्ट है, स्क्वायर वेव्स द्वारा अप्रोक्सीमेट लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मापन किया जाता है और उसके आधार पे उनमें कोरिलेशन स्थापित किया जाता है हाई एंड लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड स्क्वायर वेव्स के बीच। स्क्वायर वेव्स ओड नंबर हार्मोनिक्स में भरपूर मात्रा में होती है तथा ये सिंपल आकार की होती है, जिन्हें फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स लिमिटेशंस में ऑब्जर्व करना इजी होता है। एम्पलीफायर्स में सामान्यतः AC कपल्ड भाग होता है जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है या लिमिट करता है, तथा शंट कैपेसिटेंस जो पैरासिटिक या इंटेंसिव होते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं यानी नियंत्रित करते हैं। एम्पलीफायर में दो सेक्शन बताए गए, दो रूप बताए गए। AC कपल्ड एम्पलीफायर लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को और शंट कैपेसिटेंस हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है यानी लिमिट करता है। स्क्वायर टेस्टिंग करने हेतु तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और मेजरमेंट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। लो फ्रिक्वेंसी व हाई फ्रिक्वेंसी पर पावर ट्रांसफर 1/2 गिर जाता है मैक्सिमम मिड बैंड वैल्यू से। ये लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पर पावर ट्रांसफर 1/2 गिर जाता है -3 dB फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है। जो अगर नॉर्मल देखें तो ये करीब 70.7% तक मैक्सिमम वैल्यू से गिर जाती है नीचे, जहाँ पर लो व हाई फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आती है और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंडविड्थ को निरूपित करता है। लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की स्क्वायर टेस्टिंग करने के लिए एक AC कपल्ड स्टेज जो सीरीज RC कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के नीचे फ्रिक्वेंसीज के लिए एक डेरिवेटिव नेटवर्क की तरह कार्य करता है। यानी यहाँ ये जो AC कपल्ड स्टेज है वो एज ए डेरिवेटिव नेटवर्क की तरह कार्य करती है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में ये इंटीग्रेटर की तरह काम करती है। यह इसमें से गुजरने वाली एक स्क्वायर वेव में विशिष्ट रूप से परिवर्तन उत्पन्न करेगी, जैसा कि चित्र 1 से लेकर 5 तक स्क्वायर वेव पर AC कपलिंग प्रभाव को दर्शाया गया है। चित्र 1 से 2 तक में, जैसा कि चित्र 1 और 2 दो चित्र बताए गए हैं, यानी दो फिगर हैं। इनमें फंडामेंटल हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड यानी मान घट जाता है, परंतु चित्र 3 से 5 तक में इसका प्रभाव, चित्र 3 से 5 तक इसका प्रभाव नगण्य या तुच्छ होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फंडामेंटल हार्मोनिक्स का जो मैग्नीट्यूड घटता है उसके कारण ये जो वेव फॉर्म है AC वेव फॉर्म, वो जो डैश डैश रूप में दिखा रखी है वो एक स्पाइक के रूप में है फिगर 1 में। फिगर 2 में भी स्पाइक्स के रूप में है। स्पाइक्स होते हैं ऐसे नीचे नुकीले रूप में, तो ये स्पाइक्स आते हैं। यहाँ पर ये फ्लैट रूप नहीं है इसका,
जबकि चित्र 3 से लेके 4 में ये नीचे से फ्लैट रूप में आनी स्टार्ट हो जाती है, जो एसी कपलिंग वेवफॉर्म है उसमें। तो यहाँ दो वेवफॉर्म साथ साथ दिखाई कि एक तो एसी कपलिंग वेवफॉर्म जो डैश डैश रूप में है, और स्क्वायर वेवफॉर्म है वो स्क्वायर रूप में। स्क्वायर वो एक स्क्वायर शेप में है जो सिंपल इस तरह दिखा रखी है, और जो डैश डैश है वो एसी कपलिंग वेवफॉर्म है। स्क्वायर वेव तथा एसी कपल्ड वेवफॉर्म में अंतर करना 3 से लेके 5 में संभव नहीं होता, यानी ये जो लगभग स्क्वायर वेव के साथ मिलीजुली होती है। साथ ही इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं, स्क्वायर वेव 100 हर्ट्ज की होती है, तो जो एसी कपलिंग वेवफॉर्म है वो अलग अलग रूप में होती है। जैसे यहाँ पर 100 हर्ट्ज तो स्क्वायर वेव है, तो 300 हर्ट्ज एसी कपलिंग वेवफॉर्म है। तो उसका शेप जो दोनों का अंतर दिखा है इन दोनों का, वो इस तरह का है। डैश डैश लाइन में तो ये 3 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए है, और 100 हर्ट्ज के लिए ये स्क्वायर वेव के रूप में है। तो दोनों में साफ साफ अंतर नज़र आ रहा है इसमें। जबकि 100 हर्ट्ज अगर कर दें एसी कपलिंग वेवफॉर्म को, तो शेप में थोड़ा सा और चेंजेज होता है एसी कपलिंग वेवफॉर्म में, जो डैश डैश रूप में दिखा रखा है। और उसी को अगर 30 हर्ट्ज कर दें, 100 हर्ट्ज रखें स्क्वायर वेव और 30 हर्ट्ज रखें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी एसी कपलिंग फ्रिक्वेंसी, तो और स्लोप है वो स्ट्रेट होने की कोशिश करता है। जैसे चित्र 3 में दिखा रखा स्लोप जो नीचे है ये इस तरह का दिखा हो रहा है। और ये और जब 10 हर्ट्ज लाते हैं जब इस फ्रिक्वेंसी को, तो ये और फ्लैट हो जाता है और एकदम स्ट्रेट रूप में जाता है यहाँ पर, जब फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्ज रखी जाती है एसी कपलिंग की, जबकि स्क्वायर वेव की फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है। तो ये इसके ये 2-3 चित्र दिए हैं, तीसरा, चौथा और 5वां। इन चित्र में जो शेप है स्क्वायर वेव जैसी धारण कर लेता है एसी कपलिंग फ्रिक्वेंसी वेवफॉर्म या लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। स्क्वायर टेस्टिंग जो करते हैं उसके जो ग्राफ आते हैं स्कोलोस्कोप पे, उनके चित्र दिए गए हैं सेम। 100 हर्ट्ज स्क्वायर वेव थ्रू 300 हर्ट्ज एसी कपलिंग। तो इसमें ये जो रेड कलर में दिखा रखी वेवफॉर्म ये एसी कपलिंग वेवफॉर्म है, और जो ब्लू लाइन दिखा रखी है ये असल में स्क्वायर वेव है जो स्क्वायर शेप में बनी रहती है। तो यहाँ पर जो एसी कपलिंग वेवफॉर्म है लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए, वो फ्रिक्वेंसी चेंज होने के साथ अपना रूप बदलती रहती है कंपेयर टू स्क्वायर वेव की जो फ्रिक्वेंसी, यानी ये 100 हर्ट्ज है स्क्वायर फ्रिक्वेंसी, तो ये 300 हर्ट्ज है। तो इसका जो स्पाइक रूप में आ रही है एसी कपलिंग पर, जैसे जैसे ये 300 हर्ट्ज को नीचे कम किया जाता है तो 100 हर्ट्ज करेंगे तो इसका जो स्पाइक है ये गायब होते जाएंगे, हटते जाएंगे यहाँ पर, और ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। 100 हर्ट्ज पे इसका रूप अलग होगा, थोड़ा सा चेंजेज होगा। देखिए ये स्पाइक और जो नुकीले थे वो और थोड़ा सा फ्लैट होने की कोशिश की है। 100 हर्ट्ज है स्क्वायर वेव और 100 हर्ट्ज ही ऐसी कपलिंग है, दोनों बराबर है। तो स्पाइक तो अभी भी है पर पहले से थोड़े ठीक, पहले से थोड़ा सा रूप चेंजेज हुआ है, ठीक होने का कोई फ्लैट रूप में आने की कोशिश की है। फिर और फ्रिक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज तो स्क्वायर वेव है और 30 हर्ट्ज एसी कपलिंग फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो स्पाइक्स थे, जो न्यूक्लियर सिरे थे वेवफॉर्म के, वो यहाँ पर हटना स्टार्ट हो गए। इसको और देखते हैं। अब वेवफॉर्म 10 हर्ट्ज हो जाने पर, यहाँ पर 100 हर्ट्ज तो स्क्वायर वेव है, 10 हर्ट्ज एसी कपलिंग फ्रिक्वेंसी है, तो उससे ये जो नुकीला सिरा था वो वेवफॉर्म का वो गायब होना है। स्ट्रेट लाइन में वेवफॉर्म आना स्टार्ट हो गया, ये ऊपर की तरफ नीचे की दोनों तरफ रेड लाइन में। तो इस फ्रिक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है एसी कपलिंग। अब देख रहे हैं इस फ्रिक्वेंसी में स्क्वायर वेव 100 है और ये 10 हर्ट्ज हो गई तो फ्लैट होना स्टार्ट हो गया। तो यानी करीब लगभग 10 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी स्क्वायर वेव की।
इज कंपेयर टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के, तो वहाँ पर ये फ्लैट होना स्टार्ट हो गया, तो यानी स्क्वायर वेव में धारण करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये 3 हर्ज हो गई फ्रिक्वेंसी, 100 हर्ज है स्क्वायर वेव, तो हम देख रहे हैं जो स्क्वायर वेव शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट रूप में, स्ट्रेट रूप में आ चुका पूरा ये वेवफॉर्म एसी कपलिंग के लिए। तो ये इफेक्ट होता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंजेस के साथ। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जैसे बदल रही है उसके अनुसार उसका रूप, जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो स्पाइक है वो तेजी से स्ट्रेट रूप में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए जो स्लोप निकालते हैं एसी कपल्ड स्क्वायर वेव के लिए, उसका फार्मूला ये दिया गया है, फ्रिक्वेंसी लो कट ऑफ के लिए वी मैक्स पीपी माइनस वी मिनिमम पीपी मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी बटे हैं वी मैक्स पीपी गुणा पाई, जहाँ पर वी मैक्स है पिक टू पिक वैल्यू अधिकतम जो स्पाइक है वहाँ पर, और वी मिनिमम पिक टू पिक वैल्यू जो लो पॉइंट्स पे है, डिकेइंग स्लोप्स है उसके लिए। फ्रिक्वेंसी एफ है स्क्वायर वेव के लिए और पाई है 3.14। अगर इस चित्र को हम वापस पीछे देखते हैं यहाँ पर, तो पिक टू पिक वैल्यू जो है, ये जो पॉइंट है, ये सिरा और ये सिरा, ये मैक्सिमम के लिए पिक टू पिक, इन दोनों के मध्य की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और मिनिमम के लिए ये पॉइंट्स है, यहाँ से ये जो रेड है कॉर्नर, ये इस कॉर्नर के मध्य जो फ्रिक्वेंसी आती है वो वी मिनिमम पिक टू पिक है। ऐसे ये इनके बीच में पिक टू पिक वी मैक्स के लिए। और साथ ही फ्रिक्वेंसी यहाँ 100 हर्ट्ज स्क्वायर वेव के लिए, तो उस फार्मूले में रख के हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लो के लिए हम लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार। ये फार्मूला जो दिया हुआ इस क्वेश्चन 1। अब फिगर 3 के लिए डाटा इस तरह दिए हुए हैं, वी मैक्स है 2.82, वी मिनिमम 1.1 और टाइम पीरियड है, यानी जो घटनाक्रम हो रहा है हाफ पीरियड के लिए 0.005 सेकेंड्स के लिए। अगर हम इसको चित्र में देखें पीछे, तो ये जो चेंजेज हो रहा है वो यहाँ से लेके ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला सिरा यहाँ इस सिरे तक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हाफ टाइम पीरियड है, और वो है करीब 0.005, जो कि इसको इनमें भी ये दिखा रखा है, ये 0.005 सेकेंड्स हैं। अगर इन चीज़ों इनको मान को इस समीकरण के अंदर रख देते हैं ऊपर समीकरण में, तो ये मान से हमें निकलता है लगभग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 19.4 हर्ज फिगर 3 में। पर फिगर 3 में वो फ्रिक्वेंसी असल में 30 हर्ज है, तो 19.4 हर्ज से जो आ रही है वो एरर बता रही है, वो उसका कारण है स्लोप वो स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कर्वेचर है फिगर 3 में। जो फिगर 3 है इसमें ये हल्का सा ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है, ये शेप है, इसके कारण वो 19.4 कट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ रही थी, जबकि एक्चुअल में ये 30 हर्ज होनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये कर्वेचर के कारण, ये जो स्लोप है इसके कारण ये ऐसा घटित हो रहा है। पर जैसे जैसे ये स्लोप हटता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी एकदम सही कैलकुलेट होती जाएगी सूत्र के अनुसार। ऐसे ही फिगर 4 के अंदर हम डाटा वी मैक्स 2.3, वी मिनिमम है 1.7, अगर इसको इसमें समीकरण में रखें ये फिगर 4 के लिए डाटा रखे हैं इसमें, तो 2.3 माइनस 1.7 और गुना 100 स्क्वायर वेव की फ्रिक्वेंसी, फिर भी मैक्स 2.3, फिर 3.14 पाई के लिए मान ये सारा कैलकुलेट करें तो 8.3 आता, जो फिगर 4 के लिए 10 हर्ज है, जबकि एक्चुअल तो उसके क्लोज है, क्योंकि स्लोप स्ट्रेटन हो रहा है, यानी एकदम
फ्लैट शेप में आ रहा है वो, तो ये 8.3 कैलकुलेशन करने पर प्राप्त होती है। फिगर 4 के लिए, फिगर 4 में जो स्लोप है वो स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है, यानी सीधा होने की कोशिश कर रहा है। ये कर्वेचर नहीं है, ऐसे घुमाव नहीं है इसके अंदर, क्या एकदम सीधी लाइन आने की कोशिश हो रही है, स्ट्रेट हो रहा है। इसलिए वो करीब करीब 8.3 आ रहा है, जो कि 10 हर्ट्ज के करीब है, इसलिए फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है ये स्लोप। फिगर 5 में जो वी वैक्स का मान है 2.1 है, वी मिनिमम का मान 1.9 है, और ये सारे मान अगर फिगर में रख दें, इस फार्मूले में रखें, तो ये इस तरह या 3 हर्ज जो एग्जैक्ट वैल्यू है, सही मान है ऐसी कपलिंग फ्रिक्वेंसी का, यानी लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का, इसलिए वहां पर जो डायग्राम है वो फ्लैट आता है। जो 5 नंबर है उसमें 3 हर्जी है, और 3 हर्जी कैलकुलेशन के हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो ग्राफ है वो रेड करा हुआ का वो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसलिए ये एक्यूरेट आ रहा है। तो जैसे जैसे स्लोप स्ट्रेट होता जाता है, जो एकदम नुकीला था स्टार्टिंग में, वो घटता घटता एकदम स्ट्रेट हो गया, इस तरह एकदम सीधा। तो जो फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, वो एग्जैक्ट सही मान प्राप्त होता है। जो फ्लैट जो स्लोप है वो स्ट्रेट रूप में आता है, तब ये घटना घटित होती है, यानी एग्जैक्ट मान हमें प्राप्त होता है। और जबकि अगर ये स्पाइक रूप में रहता है जब तक स्लोप, तब तक फ्रिक्वेंसी एग्जैक्ट मान की प्राप्त नहीं होती, ये एरर करता है। तो ये था लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए स्क्वायर वेव टेस्टिंग, यानी लोअर कट ऑफ रिस्पॉन्स के लिए स्क्वायर वेव टेस्टिंग। इसके बाद ये जो चीज़ें लिखी है इस यहाँ पर इस स्लाइड में, ये उसी को हिंदी अनुवाद करके लिखा गया है। अब इसमें जो बात निकल के आती है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी स्क्वायर टेस्टिंग में, यहाँ पर ये मैंने शुरुआत में बोला था कि स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी जब 10 गुना लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अधिक होती है तो स्लोप स्ट्रेट रूप में आएगा और वो सही होगा। अगर इससे कम हुआ स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी, तो उस केस में वो वेव फॉर्म है वो स्ट्रेट रूप में नहीं आके वो स्लोप गहरा होगा और कर्वेचर फॉर्म में होगा, जिससे एरर आएगी, दोनों मैच नहीं होगा फ्रिक्वेंसीज का। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, ये मान शूट करना चाहिए, ये फार्मूला शूट करना चाहिए, तब स्ट्रेट रूप में स्लोप्स प्राप्त होते हैं, यानी एग्जैक्ट स्क्वायर वेव में प्राप्त होता है। एसी कपलिंग के लिए भी स्क्वायर वेव टेस्टिंग हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए निकालने के लिए जो आरसी रोल ऑफ है वो आरसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर के सिग्नल्स के लिए एक इंटीग्रेटर की तरह व्यवहार करता है। यानी यहाँ पर जो आरसी का जो सर्किटरी है वो इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा, जो पहले कर रहा था डेरिवेटिव की तरह, अब यहाँ पर लोअर में तो कर रहा था डेरिवेटिव की तरह, और जबकि अब हाई फ्रिक्वेंसी कट ऑफ के लिए ये इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। ये सिग्नल्स के मान को जब फ्रिक्वेंसी हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर होती जाती है तो सिग्नल के मान को घटा देता है, जिससे चित्र 6 से 9 तक में इस चीज़ों को दर्शाया गया है। चित्र 6 में फंडामेंटल और सभी फ्रिक्वेंसी का हार्मोनिक्स हैं वो विशिष्ट रूप से घटते जाते हैं तथा आउटपुट वेवफॉर्म एक ट्रिंगुलर वेव के रूप में दिखाई देती है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। ये ट्रिंगुलर वेवफॉर्म है यहाँ पर। और स्क्वायर वेव जो इंटीग्रेट से पास होने पर, स्क्वायर वेव पास होने पर ये ऐसा घटित होता है। फिगर 7 में भी स्क्वायर वेव के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 1 किलो हर्ट्ज तो स्क्वायर वेव है और 300 हर्ट्ज लो पास हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पर भी ये 1 किलो हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी। चित्र 7 में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर है, परंतु फंडामेंटल हार्मोनिक्स अभी भी विशिष्ट रूप से क्षरण हो रहा है, इसलिए अट्यूनेटेड है। अट्यूनेशन का मतलब यहाँ पर कटे हुए हैं, इसलिए ट्रिंगुलर वेव फॉर्म में यहाँ भी 7 नंबर फिगर में भी ट्रिंगुलर फॉर्म में देख रहे हो। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर
दोनों बराबर है, 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव की और लोअर पास की भी। यहाँ पर भी 1 किलोहर्ट्ज 300 हर्ट्ज है पहले फिगर 6 में, तो यहाँ पर भी ट्रेंगुलर वेव फॉर्म है। आगे इन्हीं को दर्शाया गया है इन चित्रों में। यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज 300 हर्ट्ज लो पास यानी हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, तो ये ट्रायंगल रेड कलर की वेव फॉर्म आ रही है जो कि स्क्वायर शेप में नहीं है। और जब 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव और 1 किलोहर्ट्ज लो पास या हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है तो भी ये स्लोप अभी ट्रायंगुलर फॉर्म में ये भी आ रहा है रेड कलर में। पर हाँ, इसका मान अब बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड का मान ऊपर उठा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर मान गया है। पहले यहाँ तक की था, ये यहाँ तक था, जो कि मान ऊपर चला गया है। जब पहले 300 हर्ट्ज थी, अब 1 किलो हर्ट्ज है ये। आगे और बात करते हैं अब 3 किलो हर्ट्ज लो पास यानी हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जाती है और 1 किलो हर्ट्ज स्क्वायर वेव रहती है, यानी फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, अब तिगनी होगी फ्रिक्वेंसी। उस केस में हम देख रहे हैं जो एसी कपलिंग फ्रिक्वेंसी थी वो एग्जैक्ट स्क्वायर शेप लेने का प्रारंभ कर देती है और मान उसका उस स्क्वायर वेव की जैसा ही प्राप्त होता है। अब 1 किलो हर्ट्ज स्क्वायर वेव है और 10 किलो हर्ट्ज लो पास हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। उस केस में एग्जैक्ट ये एक स्क्वायर शेप में वेव फॉर्म प्राप्त होती है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है रेड कलर की वेव फॉर्म के रूप में। ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है वो स्क्वायर वेव में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पर समय द्वारा लगभग एक हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ रिलेशन उत्पन्न होता है। क्योंकि सामान्य वेवफॉर्म में स्टार्टिंग व फुल सेटल पॉइंट का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, अतः राइज टाइम के आधार पे यानी 10% से 90% पॉइंट को पता किया जाता है और राइज समय का मापन T10 to 90 का मापन करना संभव होता है। और इसी माप के आधार पे हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ FCH बराबर 0.35 ओब्लिक या बटे में T10 to 90। ये जो समीकरण है फिगर 8 और 9 को पूरी तरह सिद्ध करती है और उनकी पालना करती है। फिगर 8 की जो शेप है वेव फॉर्म्स की वो लगभग स्क्वायर वेव जैसी ही नजर आती है। फिगर 8 में राइज टाइम है करीब 113 माइक्रोसेकंड, T10 to 90 करीब 113 माइक्रोसेकंड है और बैंडविड्थ यहाँ पर 3.1 किलो हर्ट्ज प्राप्त होती है, जो स्पष्ट रूप से 3 किलो हर्ट्ज के करीब है। इसलिए ये समीकरण उसके लिए फिट बैठता फिगर 8 और फिगर 9 के लिए। जो पिछला सूत्र है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र शूट करता फिगर 8 और फिगर 9 के लिए हाई कट ऑफ बैंडविड्थ के रूप में। फिगर 10 जो दे रखा है, यहाँ पर, यह ऑसिलोस्कोप में वेव फॉर्म तैयार कर उसका राइज टाइम ज्ञात कर बैंडविड्थ हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करना संभव बनाता है। यहाँ पर इस चित्र में दे रखा है कि ये पूरा राइज हो रहा है वेव फॉर्म में, तो उसका 10% स्टार्टिंग से यहाँ तक 90% के मध्य जो टाइम पीरियड है, यानी ये जो दे रखा TR, इसका मापन किया जाता है। और इस TR का उस सूत्र में फार्मूले में जो 0.35 बटे TR का मान रख के कैलकुलेट किया जाता है, उससे हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ कैलकुलेट होती है और हम हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए ज्ञात कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है इसमें। इसके जो चित्र हैं और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए वो बाद में देखेंगे। हाँ, ये जो चित्र बनाए थे पीछे वो काफ़ी हैं उसके लिए।